Welcome back friends in another very important video tutorial from Unique Life Sciences and today we will study about the structure of Lamb-Bruce chromosome। आज का हमारा टॉपिक है Lamb-Bruce क्रोमोजोम। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एक टिपिकल क्रोमोजोम, एक सामान्य गुणसूत्र की संरचना पढ़ी थी। वहां पर हमने देखा था कि एक सामान्य गुणसूत्र दो क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड आपस में एक सेंट्रोमियर पर जुड़े होते हैं और जिसके दोनों सिरों को हम क्या बोलते हैं, टीलोमियर बोलते हैं। यदि अभी तक आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में या आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो पहले वो वीडियो लेक्चर जाके देखिए, फिर ये आसानी से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लैम्ब-ब्रूस क्रोमोजोम क्या है। देखो, सामान्य प्रकार के जो क्रोमोजोम होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं और मोटे होते हैं, लेकिन ये जो क्रोमोजोम होते हैं उनकी संरचना उनसे थोड़ी अलग होती है और साइज में अत्यधिक बड़े होते हैं। इसलिए इस प्रकार के क्रोमोजोम को बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोजोम। और ये कुछ कोशिकाओं में ही पाया जाता है, कुछ एनिमल्स और स्पीसीज में ही ये पाया जाता है, सभी कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं और कुछ विशेष स्टेज में ये दिखाई देते हैं। तो ये दो मुख्य प्रकार के स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। एक तो होता है लैम्ब-ब्रूस क्रोमोजोम और एक होता है पॉलीटीन क्रोमोजोम। आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे लैम्ब-ब्रूस क्रोमोजोम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलीटीन क्रोमोजोम के बारे में। तो पहले देखते हैं कि लैम्ब-ब्रूस क्रोमोजोम क्या है। तो सबसे पहले आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि लैम्ब-ब्रूस क्रोमोजोम क्या है। लैम्प ब्रश यानी ऐसा ब्रश जो लैम्प को साफ करने में काम आता है, या एक बोतल ब्रश, एक बोतल को साफ करने में जो ब्रश काम में आता है, उस प्रकार की इसकी संरचना दिखाई देती है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं लैम्प ब्रश क्रोमोजोम। अब बात करें, इसकी खोज की थी एक साइंटिस्ट थे, रुकर्ट ने इसकी खोज की थी। रुकर्ट ने इसकी खोज की थी शार्क फिश में इसकी खोज की थी। तो रुकर्ट ने ही इसको नाम दिया था लैम्ब-ब्रूस क्रोमोजोम, यानी ऐसा क्रोमोजोम लैम्प ब्रश के जैसा दिखाई देता है। अब इसकी बात करें कि ये क्रोमोजोम कब पाए जाते हैं और कौन सी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ये क्रोमोजोम ऐसी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ऐसे जीवों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं जिन कोशिकाओं में एग में oocyte की उसमें योग की मात्रा की ज्यादा आवश्यकता होती है, यानी जिसमें पीतक की मात्रा ज्यादा होती है, उस प्रकार के एग्स में ये पाए जाते हैं। तो एग्स को बनाने के लिए क्या चाहिए होती है, एक प्राइमरी oocyte। तो ये प्राइमरी oocyte में दिखाई देते हैं, प्राइमरी oocyte में। अब कौन से जीवों की प्राइमरी oocyte में, जिनमें योग की मात्रा ज्यादा होती है। योग की मात्रा किनमें ज्यादा होती है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो एम्फीबिया वर्ग के प्राणी, रेप्टिलिया वर्ग के प्राणी हो गए, पीसीज वर्ग के प्राणी हो गए, मछली वगैरह आ गई, और कुछ बर्ड्स में भी इस प्रकार का ये क्रोमोजोम देखने को मिलता है। तो जब एक एग का निर्माण होता है, एक अंड कोशिका का निर्माण होता है, तो एक अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। प्राइमरी oocyte में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। तो उस अर्धसूत्रीय विभाजन की कौन सी अवस्था में पाया जाता है, जब प्राइमरी oocyte क्या करती है, मियोसिस करती है, यानी अर्धसूत्रीय विभाजन करती है। तो मियोसिस की कौन सी अवस्था में पाया जाता है, जिसकी ये प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन में पाया जाता है। प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी अवस्था में पाया जाता है, डिप्लोटीन में पाया जाता है। डिप्लोटीन फेज में हमें आप क्लियरली दिखाई देते हैं। तो डिप्लोटीन फेज में इस प्रकार के लैम्ब-ब्रूस क्रोमोजोम हमें दिखाई देते हैं और बाद में धीरे धीरे जब ये मेटाफेज में जाते हैं तो धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं। ये एक विशेष स्टेज में हमें दिखाई देंगे। और यदि हम इनके काम की बात करें तो मैंने जैसे बताया कि कौन से ये जीवों में पाए जाते हैं जिनमें एग में योग की मात्रा यानी पीतक की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये पीतक का निर्माण करते हैं, बड़े साइज के क्रोमोजोम होते हैं। और अब इसकी बात करते हैं संरचना की। तो संरचना की बात करें तो संरचना की बात मैंने पहले ही बता दी, लैम्प ब्रश जैसे दिखाई देता है। आप इस डायग्राम में देखो, ये जैसे दो क्रोमोजोम है, दो बायोवेलेंट है, इसको हम बायोवेलेंट बोल सकते हैं क्योंकि इसमें दो होमोलोगस क्रोमोजोम आपस में जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर आप देखो तो दो बायोवेलेंट दो क्रोमोजोम है, तो आपको पता होना चाहिए एक क्रोमोजोम में दो क्रोमेटिड पाए जाते हैं। तो इस बायोवेलेंट में कितने क्रोमेटिड पाए जाएंगे, ये मान लो बायोवेलेंट है यानी द्विलक है दो क्रोमोजोम का। तो बायोवेलेंट में कितने क्रोमेटिड पाए जाते हैं, 4 क्रोमेटिड। तो ये 4 क्रोमेटिड से मिलकर बना है। तो ये 4 क्रोमेटिड में से यदि हम इसके एक छोटे से पार्ट की स्टडी करें, यहां से मान लो ये इतना सा पार्ट की स्टडी करें,
तो इतने से पार्ट की स्टडी करेंगे तो हमें इस प्रकार का डायग्राम दिखाई देगा या हमें इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखो इसमें एक मुख्य अक्ष दिखाई दे रहा है, तो ये तो क्या है, मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। मेन एक्सिस है, इस मेन एक्सिस में क्या होता है, टाइटली पैक्ड डीएनए पाया जाता है, अच्छी तरह से संघनित डीएनए होता है और वो जेनेटिकली कैसा होता है, इनएक्टिव होता है, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं पाया जाता है। लेकिन इसमें साइड से क्या निकले होते हैं, लूप निकले होते हैं, जो आप यहाँ भी क्लियरली देख सकते हो, और यहाँ पर बड़े आकार के लूप निकले होते हैं। ये जो लूप होते हैं वो डीएनए के होता है, जो डीएनए से साइड से निकल जाते हैं क्रोमोमियर में से, वो क्या होते हैं, लूप जेनेटिकली एक्टिव होते हैं। यहाँ पर डीएनए थोड़ा खुला हुआ रहता है, तो वहां पर डीएनए क्या कर पाता है, ट्रांसक्रिप्शन कर पाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जेनेटिकली इनएक्टिव लूप। तो ये लूप कैसा होता है, लूप कैसा होता है, जेनेटिकली एक्टिव। जेनेटिकली एक्टिव का मतलब ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, और ट्रांसक्रिप्शन करता है तो क्या, किसका निर्माण करता है, आरएनए का निर्माण करता है, और प्रोटीन का निर्माण आगे होता है। तो इस जो ये लूप है, इसका ये मेन एक्सिस है, इसका खुद का भी लूप, ये तो खुद का मुख्य अक्ष है, और ये लूप का एक्सिस है। तो लूप के एक्सिस के दोनों तरफ एक लिक्विड एक मैट्रिक्स पाया जाता है। उस मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है, नवजात आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है। जो आरएनए का निर्माण यहीं से होता रहता है, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है, आरएनए, आरएनए प्लस प्रोटीन। तो इस मैट्रिक्स में क्या पाई जाती है, आरएनए प्लस प्रोटीन, जो इस लूप को चारों ओर पाई जाती है। तो यहां पर हम बात करें तो ये लूप ही क्या होता है, जेनेटिकली एक्टिव होता है, और ये क्रोमोसोम का जो मेन अक्ष होता है, मुख्य अक्ष होता है, वो जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। यानी यही भाग क्या करता है, ये लूप ही क्या करता है, योग का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की एक लैम्ब्रुस की संरचना होती है। इसकी साइज की बात करें तो ये साइज सामान्य गुणसूत्र से बहुत गुना, लगभग 1000 से भी अधिक गुना बड़ा हो सकता है सामान्य, और ये आसानी से लाइट माइक्रोस्कोप, जो हमारी प्रकाश सूक्ष्मदर्शी होती है, उसमें आसानी से देखे जा सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है कि यहाँ से हम इसको चिमटी के द्वारा भी इस कोशिका से बाहर निकाल सकते हैं, इसको डायरेक्ट चिमटी से भी कोशिका से बाहर निकाल सकते हैं, इतनी बड़ी साइज होती है इसकी। और हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है, मैंने पहले ही बता दिया कि योग का निर्माण करता है, और कुछ कोशिकाओं में ये क्या करता है, इन्फोर्मोसोम्स का भी निर्माण करता है। इन्फोर्मोसोम क्या होते हैं कि जैसे कोई डीएनए से आरएनए बनता है, उस आरएनए को कुछ समय, वैसे तो नॉर्मली आरएनए थोड़ी देर बाद में नष्ट हो जाता है, लेकिन उसको लंबे समय तक यदि हम एक्टिव रखें, यानी प्रोटीन के साथ जुड़कर वो लंबे समय तक एक्टिव रहे, तो उसको बोलते हैं इन्फोर्मोसोम। तो ये इन्फोर्मोसोम का भी निर्माण करता है, और अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन का निर्माण करता है, फैट का निर्माण करता है, यानी योग का निर्माण करता है, एग में पीतक का निर्माण करता है। तो ये फंक्शन होता है, और इस प्रकार की इसकी सामान्य संरचना होती है, यानी होमोलोगस का बाइवेलेंट होता है, और यानी 4 क्रोमेटिड इसमें पाए जाते हैं, और साइड से लूप निकले रहते हैं। तो ये मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस मैंने बताया जेनेटिकली इनएक्टिव रहता है, और ये जो लूप होता है वो लूप जेनेटिकली एक्टिव रहता है, यानी जो चारों तरफ से मैट्रिक्स से घिरा होता है, जिसका मुख्य अक्ष। तो इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। लैम्ब्रुस कहां पर पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी oocyte में पाया जाता है, जैसे एम्फीबिया की प्राइमरी oocyte हो गई, रेप्टिलिया की प्राइमरी oocyte, उसके मियोसिस डिवीजन की डिप्लोटीन फेज में ये हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय।